नमस्ते। नमस्कार। जी, आज मालेगाँव ब्लास्ट मामले में फैसला आ चुका है और सभी निर्दोष हिंदुओं को बरी कर दिया है एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने। लेकिन ये मालेगाँव ब्लास्ट के पीछे जो षड्यंत्र हुआ, हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव जो गढ़ा गया राजनीतिक दबाव में जांच एजेंसियों के द्वारा, इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये पूरा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? आज भी ये उत्तर लोग ढूँढ रहे हैं। इन प्रश्नों के सवाल के जवाब ढूँढ रहे हैं लोग। उन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सनातन संस्था के एक हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता विक्रम भावे जी और मालेगाँव ब्लास्ट मामले को लेकर के इन्होंने एक किताब भी लिखी है कि कैसे इस पूरे षड्यंत्र को एक अदृश्य हाथ के द्वारा किया जा रहा था। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विक्रम भावे जी। विक्रम भावे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल है कि आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी निर्दोष हिंदुओं को बरी कर दिया है और जो हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया था राजनीतिक शक्तियों के द्वारा, आज वो ध्वस्त हो चुका है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मामले पर क्या है? सबसे पहले तो जो सच्चे हिंदुत्वनिष्ठ है, उनके लिए ये बहुत ही आनंद की घड़ी है, आनंद का वो दिन था जिस दिन ये सब बरी हुए, क्योंकि लगभग 9-9 साल इन सबको जेल में रहना पड़ा और जेल से छूटने के बाद भी कुल मिला के 17 साल वो टेररिस्ट का स्टैंप अपने माथे पे लेके वो घूम रहे थे, न्याय के लिए भाग-दौड़ कर रहे थे। आखिर 17 साल बाद वो न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। बरी किया है। तो मेरे एक हिंदुत्ववादी होने के नाते बहुत ही मेरे लिए आनंद की बात है कि न्याय हुआ, भले ही देर से हुआ लेकिन हुआ। हाँ सर, लेकिन एक बात ये भी तो है कि अगर देर से मिले न्याय, तो वो न्याय नहीं होता ना। जो हाँ, देर से ये भी न्याय बात है। मिलता है। देर से मिला न्याय तो अन्याय, ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। जी, और यहाँ पे हिंदुत्व निष्ठों को फंसाया जाता है। एकमेव देश है पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए, अपना जी, भारत। और उसी देश में ऐसे अपराध में फंसाया जा रहा है हिंदुत्व निष्ठों को, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 17 साल लगते हैं उनको अपना निरपराधित्व सिद्ध होने के लिए। और तो मतलब 17 साल वो सामान्य व्यक्ति की तरह वो जीवन प्रवाह में नहीं रह सके हैं। जी। 17 साल लगे उनको, आज अभी जाके वो सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन प्रवाह में आएंगे। अभी वो जो नुकसान हुआ है वो तो कोई भर के नहीं दे सकता। उनको कितनी सामाजिक ताने-बाने सुनने पड़े लोगों के, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों को, वो सही है। तो कोई नहीं समझ सकता। सर, मैं सबसे पहला दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस पूरे मामले में साध्वी प्रज्ञा जी, कर्नल पुरोहित जी, सुधाकर चतुर्वेदी जी, रमेश उपाध्याय जी, मेजर और 1-2 और लोग हैं, 7 लोग पूरा थे पूरे इस मामले में। तो कर्नल पुरोहित से आपकी मुलाकात कैसे हुई? और जैसा आपने बताया कि आपकी भी जेल यात्रा होके आए हैं आप, जेल यात्रा करके हाँ, आए हैं। हाँ, हाँ, एक केस में ऐसे ही हिंदुत्व रिलेटेड केस में 2008 में मुझे भी जेल में डाला गया था। और उसी के एक 2-3 महीने बाद ये मालेगांव का ब्लास्ट हुआ। और इस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित जी, इन सभी को भी फंसाया गया। जी, हालांकि उस वक्त के प्रशासन ने एड़ी चोटी से जोर लगाया कि उनकी और हमारी जेल में भी मुलाकात न हो। लेकिन अच्छा, बाद में 26/11 का हमला हुआ और कसाब पकड़ा गया। अच्छा। कसाब को रखने के लिए एक पूरा सेल खाली करना था, तो हुँ, उसके कारण उनको फिर निकाल के हमारे सेल में डाला उन्होंने। और जी, तब हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई, कर्नल पुरोहित या बाकी सभी से भी। और जी। लगभग 2 साल हम लोग सब एक साथ थे। इन 2 सालों में उनका जो चार्जशीट था, हुँ, या उन्होंने भी अंदर से सूचना का अधिकार का उपयोग करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मंगाई थी। तो वो हुँ, सब उसका अभ्यास करने का मौका मिला। और वो सब अभ्यास करने के बाद उसी समय समझ में आया कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू विरोधी। जी, और इसको समाज के सामने लाना चाहिए, इतना ही नहीं, वो मेरा कर्तव्य है। अगर ईश्वर मेरे सामने वो सब खोल के रखते हैं,
तो मुझसे कुछ अपेक्षा है ईश्वर की। मैंने वो जी। समाज के सामने वो षड्यंत्र उजागर करना ये मेरा कर्तव्य है, नहीं तो भगवान मेरे सामने लाते ही नहीं वो। हाँ। तो उसी समय तय हुआ था कि इस विषय में कुछ लिखना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी कि लिंक नहीं लग रही थी। तो कारागृह से बाहर आने के बाद मेरे जो अधिवक्ता है एडवोकेट संजीव पुनालेकर, जो कि इस केस में भी 3-4 लोगों के वकील रहे हैं, 17 साल से बिना मूल्य उनके लिए उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने भी कुछ सहाय्य किया, जो लिंक मुझे नहीं लग रही थी वो सब जानकारी उन्होंने दी। और फिर जी। सितंबर 2013 में मालेगांव, मराठी में इसका नाम है मालेगांव बॉम्ब स्फोटामागील अदृश्य हात। हम्म। हिंदी का भी संस्करण इसका है मालेगांव बम विस्फोट के पीछे का अदृश्य हाथ, ऐसा। जी। जी। ये पुस्तक 2013 में मैंने लिखी और बहुत सी बातें इस पुस्तक में उजागर की है। ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है सर कि आपने ये पुस्तक लिखी, इस पुस्तक के लिखने के पीछे आपने जो कारण थे वो बताए, लेकिन इस पुस्तक के अलावा आपके साथ उस जेल के दौरान ऐसा क्या हुआ, ऐसी कुछ ऐसी घटनाएं जो अब तक मीडिया में नहीं आई या लोगों को नहीं पता है, आप कुछ बताना चाहें? हाँ, वैसे तो बहुत सी घटनाएं घड़ी और वो सभी महत्वपूर्ण ही थी, लेकिन उसमें से कुछ गिनी चुनी मैं आपको घटनाएं बताता हूँ। जी। कि जो महिलाओं के लिए जो जेल होता है वो अलग होता है। तो जी। इस केस में अरेस्ट होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को वो महिला कारागार में डाला गया था, और बाकी सब जो हम्म। पुरुष थे वो आर्थर रोड जेल में थे हमारे साथ। हाँ। हम्म। तो वो भायखला जेल महिला कारागृह है, वहां पे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी थी, उनको वहां रखा गया था। तो हम्म। एक अल्पसंख्यक समाज की महिला ने हम्म। एक ब्लेड या ऐसे चाकू छोटा ऐसे कुछ खतरनाक। हाँ, इसका उपयोग करके साध्वी जी के चेहरे पे गले पे उसने वार किए थे। हम्म। तो हाँ, तो बहुत खून बह गया, साध्वी जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और लेकिन क्या है कि वो वार करने वाली औरत अल्पसंख्यक समाज की थी, और जिसके ऊपर वार हुआ वो हिंदू थी, हम्म। हिंदू साध्वी थी। हम्म। तो प्रशासन ने उस अल्पसंख्यक समाज की औरत को पागल ठहराया, और अच्छा। उस पागलपन के दौरे में किसी उसने ने ऐसा किया? उसके हाथों ये हो गया बस। इसके अलावा हम्म। उस प्रकरण का उनके दृष्टि से कुछ ये नहीं है। और महत्वपूर्ण नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय में मीडिया में भी कुछ नहीं हुआ। यही मतलब कि अगर पूरा-पूरा साजिश रची गई उनको इस दौरान हत्या करने की, हाँ, और जो और ये हत्या करने वाले थे उसे जो है मानसिक विक्षिप्त घोषित करके पूरे मामले को रफा-दफा कर दिया गया। हाँ, और दूसरी तरफ हमारा आज तक का जो अनुभव है उसके अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि यही अगर गलती से भी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का कोई धक्का लगा और वो अल्पसंख्यक समाज की औरत गिर पड़ी, उसका सर फूटा, ऐसा हुआ होता, हाँ, अब तक तो तो दूसरे तहलका मच दिन गया से होता। लगभग 2 महीने ये न्यूज चलती कि देखो ये टेररिस्ट ही है, एक मुस्लिम महिला को जान से मारने की इन्होंने कोशिश की कोशिश है। की। लेकिन ये बात इतनी बड़ी सही है। घटना हुई कि चेहरे पे गले पे वार करती है एक अल्पसंख्यक खून समाज आ की गया, औरत, खून बाहर निकल गया। और उसकी न्यूज तक कोई बाहर नहीं आती, उसको पागल ठहराया जाता है। तो मतलब साफ-साफ है कि साजिश थी। हाँ, हाँ, मेरा तो यही हुँ। मानना है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को जेल में ही मारने की साजिश हुई थी। वो बाहर नहीं आया, उसकी मेरे ख्याल से आगे भी लगता नहीं कुछ पूछताछ या कुछ हुआ होगा। इसके अलावा जो साध्वी प्रज्ञा जी का भी मैंने इंटरव्यू देखा और रमेश उपाध्याय जी का भी मैंने देखा, तो उन्होंने भी बताया था कि हिंदुत्व निष्ठों को जुर्म कबूल करने के लिए, मतलब जो झूठी बात है उसको भी सही कह के हाँ करने के लिए प्रताड़ित किया गया। तो आपके सामने या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि कैसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था? साध्वी ने जिस तरीके से बताया कि उनको मांस खिलाया जाता था, अश्लील वीडियो दिखाए जाते थे और उनको पीटा जाता था चमड़े के बेल्ट से। तमाम तो और बाकी लोगों के साथ कैसे अत्याचार हुए, कैसे हमला करते थे हाँ, पुलिस वाले या जाँच मतलब एजेंसी के सब लोग? सब जैसा अगर आप एक-एक के अनुभव सुनेंगे तो ऐसा लगता है कोई थ्रिल, ये रहता है ना नॉवेल, उसकी स्टोरी हुँ। कोई बता रहा है या वो पढ़ के कोई बता रहा है क्या? असल में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सवाल हमारे मन में पैदा होता है, लेकिन ये सब हुआ है।
अभी ऐसा नहीं है कि अभी छूटने के बाद वो क्यों बोल रही है, पहले क्यों नहीं बोला साध्वी जी ने, तो ऐसा नहीं है। जी, साध्वी जी ने ओपन कोर्ट में ये सब आरोप लगाए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे। वो जी, सब न्यायालय के रिकॉर्ड पे आज भी है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। मेरे साथ इस केस में जो केस समाप्त होने से पहले ही डिस्चार्ज हुए हैं राकेश धावड़े करके, जी, जिनके कारण इस केस में मौका लगा, ऐसा पुलिस बताती है। राकेश धावड़े मेरे साथ जेल में थे, मैंने देखा है। पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद आगे लगभग 1 महीने तक राकेश धावड़े पेशाब करने जाते थे तो खून निकलता था पेशाब से। इस जी। तरह की यातना उनको दी गई है पुलिस कस्टडी में, वो सब उन्होंने कोर्ट में भी बताया है। हमारे यहाँ दुर्भाग्यता से कहना पड़ता है कि अगर वो न्यायालय से अभी निरपराध मुक्त हुए हैं, तो निरपराध होते हुए भी उनको जिन्होंने यातनाएं दी, उनके उनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे देश में व्यवस्था ही नहीं है कोई। उनको सज़ा होनी चाहिए ना कि आपने झूठे हाँ, केस में एक निर्दोष आदमी को फँसाया, सताया, तो वो उसका ज़िम्मेदारी किसकी है? तो कोई फिर ज़िम्मेदारी नहीं अगर लेने वाला है। वो व्यवस्था इस देश में नहीं है, तो हम कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? जी, तो इस तरीके की यातनाएँ दी गई हिंदुत्वनिष्ठों को ताकि वो झूठा जुर्म कबूल करें। लेकिन विक्रम भावे जी, मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पे श्याम साहू के बड़े भाई की मौत होती है। श्याम साहू कौन थे? वो उनकी घटना क्या हुई? आज तक मीडिया के सामने कुछ नहीं आया और कभी चर्चा नहीं हुई। उनके परिवार वाले आज कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्याम साहू जी को, उनका इंदौर सिटी में मोबाइल और सिम कार्ड बेचने का दुकान है, तो जी, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि बम विस्फोट करने के लिए जो मोबाइल सिम कार्ड चाहिए थे वो उन्होंने सप्लाई किए। अच्छा। ये आरोप लगाकर उनको अंदर डाला गया। 2 साल में ही उनको जमानत मिल गई। कि कोर्ट ने भी बताया कि अगर मोबाइल का दुकान ही है उसका, तो उसको कैसे पता रहेगा कि उसके पास से मोबाइल लेके जाने वाला आदमी उसका आगे क्या करने वाला है। वो तो दुकान ही खोल के हुँ, बैठा है। तो उनको उसका तो जमानत काम है भी वो। मिली। लेकिन जी, हाँ, लेकिन जब भी वो अंदर थे तो उनको पुलिस की गार्ड सब लेके कोर्ट में लाया जाता था, तारीख जब भी रहती थी उनकी। हुँ, तो साहू जी के बड़े भाई एक दिन मुंबई में कोर्ट में उनसे मिलने आए थे। तो हुँ, कोर्ट में अपने भाई को 10-12 पुलिस ने घेर के रखा है, हाथ में कुछ हैंडकफ्स है या पकड़ के रखा है, ये सब देख के उनके भाई हार्ट अटैक आके गिर पड़े। कोर्ट में उनकी मौत हो गई। आज तक, आज यही कोई अल्पसंख्यक समाज का आरोपी होता और उसका भाई मर पड़ता, तो मेरे ख्याल से पूरे देश के जितने भी पुरोगामी या सेक्युलर है, उनके बदन की जलन हो जाती कि अरे अरे अरे, एक मर गया कोर्ट में और क्या हो रहा है यहाँ। यहाँ एक निष्ठ का भाई कोर्ट में उसे मिलने आता है, उसको ऐसी हालत में देख के हार्ट अटैक से मर जाता है। कई कई न्यूज भी नहीं है आज भी। कई हिंदुत्व निष्ठों को भी ये बात पता नहीं है कि ऐसा हुआ है। मीडिया में इसके बारे में कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ वार्ता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाद में एडवोकेट संजीव पुनालेकर जी ने अपने जेब से 40,000 रुपए कोर्ट में भरे और कोर्ट से परमिशन ली कि जो साहू है, उनको अपने घर जाके अपने भाई के अंतिम संस्कार करने का मौका मिले, क्योंकि वो तो जेल में है। तो कोर्ट की परमिशन चाहिए। फिर कोर्ट ने परमिशन दी, तो उनका जो एस्कॉर्ट में लेके जाना आना उसका जो खर्चा है वो भी हमें ही देना पड़ता है, वो सरकार नहीं करती। वो भी एडवोकेट संजीव पुनालेकर जी ने अपने जेब से दिए 40,000, और वो ऑर्डर लिया और उस श्याम साहू इंदौर जा सके अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन ये पूरी घटना आज तक मीडिया में कहीं नहीं आई। हिंदुओं को पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है हमारे भाइयों के साथ। तो अगर वही चीज़ है कि हमारा देश कहने के लिए तो हिंदू बहुल है, लेकिन हमारे ही खिलाफ सारे कानून हैं, सारी संस्थाएँ हैं, सारी प्रथाएँ हैं, सारा सिस्टम है और जो इसके लिए बोलता है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनको सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है वामपंथी मीडिया और वामपंथी और एक्टिविस्टों के द्वारा। और तो खुद को सेक्युलर कहलाने वाले लोग आज भी खुले तौर पे बोलते हैं कि भाई सरकार भले ही आपकी हो, लेकिन सिस्टम व्यवस्था हमारा हमारी। है।
सरकार तो आपकी, इस सिस्टम हमारा। हाँ, तो मतलब ये जो सिस्टम है, सरकार किसी भी पक्ष की हो, आज भी सिस्टम में हिंदू विरोधी लोग बैठे हैं। उनको ढूंढना चाहिए, उनको वहां से हटाना चाहिए। नहीं तो ये हिंदुओं के ऊपर ये जो अत्याचार है होते ही रहेंगे। अच्छा, आपने श्याम साहू जी के बारे में बताया। अभी एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि दिलीप पाटीदार और रामजी कालसंगरा, इन दोनों के बारे में उन्होंने कुछ दावा किया है। आप उनके बारे में क्या जानते हैं कि रामजी कालसंगरा जी जिंदा हैं या नहीं, या रामजी कालसंगरा का पूरा मामला क्या था, वो कैसे गिरफ्तार हुए इस पूरे प्रकरण में? इसमें रामजी कलसंगरा जो है, उनके ऊपर आरोप है कि वो मेन बम प्लांट करने वाले हैं वो जगह पे, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। और जी, वो पहले दिन से ही एब्सकॉन्डर्स घोषित है। जी। सीबीआई की वेबसाइट पे एब्सकॉन्डर्स की लिस्ट में रामजी कलसंगरा का नाम और फोटो भी है। हुँ, आज तक वो मिले नहीं है, ऐसा पुलिस कहती है। जी। वो नहीं मिले तो उनके छोटे भाई शिव नारायण कलसंगरा को उठा के इस केस में डाल दिया था। वो भी 2 साल बाद जमानत पे छूट गए, आगे वो केस से बरी हो गए, केस खत्म होने से पहले ही। लेकिन एक दूसरा नाम जो आता है दिलीप पाटीदार करके, वो भी एक हिंदुत्वनिष्ठ युवा था, मध्य प्रदेश का ही था। उसको महाराष्ट्र के एटीएस ने पूछताछ के लिए अपने ताबे में लेके वो मुंबई आए थे। तो उस जी, समय उनके परिवार ने ये इंसिस्ट किया कि भाई, पूछताछ के लिए हम कानून का सम्मान करते हैं, हमारे घर के एक सदस्य को आप लेके जा रहे हैं, कोई हमें कोई ये नहीं है, खाली एंट्री करो लोकल पुलिस स्टेशन की जो डायरी रहती है, स्टेशन डायरी, उसमें एंट्री करो कि ये मुंबई से ऐसे हाँ, ऐसी पुलिस आई है और ये आदमी को जी, पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। अगर जा उसका रहे हैं। कुछ उस अपराध में उसकी कुछ सहभाग है ऐसा निष्पन्न हुआ, तो हम उसको अरेस्ट करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो लाके छोड़ देंगे वापस। तो ऐसा जी, एंट्री करके लेके गए। हुँ, 90 दिन बाद इस केस में चार्जशीट फाइल हुआ। तो अच्छा, चार्जशीट में दिलीप पाटीदार का नाम ही नहीं है। अभी चार्जशीट में नाम नहीं है, इसका मतलब उसको आरोपी नहीं बनाया गया। आरोपी नहीं हाँ, बनाया गया, इसका मतलब उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। अब हाँ, अगर उसको इस केस में अरेस्ट नहीं किया है तो वो घर आना चाहिए था। जी, लेकिन आज 2025 तक दिलीप पाटीदार अपने घर नहीं पहुंचा है। बीच में उनके परिवार वालों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका की थी, क्योंकि उनके पास तो वो सबूत थे कि हमारे आदमी को एटीएस वाले लेके गए हैं, लेकिन आज तक वो घर नहीं आया। पुलिस अच्छा, वहां पे आके कहती है कि वो उसका कुछ संबंध नहीं है इस केस से, ऐसा हमें मालूम हुआ तो हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया। वो कहाँ गया पता नहीं। अगर उसको छोड़ दिया तो वो क्यों गायब हो जाएगा, वो तो खुद अपने घर आ जाएगा। घर आएगा। हाँ, और दूसरी बात, पुलिस ने यहाँ पे एंट्री करके वो लेके गए थे, तो उन्होंने लाके घर पे छोड़ना चाहिए। जैसे हाँ, लेते वही। लेके जाते समय स्टेशन डायरी में एंट्री हुई है, तो पूछताछ करने के बाद इस अपराध जो है मालेगांव ब्लास्ट का, उससे इसका कुछ संबंध नहीं है ऐसा निष्पन्न हुआ, इसलिए हमने उसको वापस उसके घर वालों को सौंप दिया, और ये स्टेशन डायरी में एंट्री, ऐसा होना चाहिए था। वो होना नहीं चाहिए था। हुआ है। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, शायद उसके लिए एसआईटी का भी ऑर्डर है मेरे ख्याल से, कि जी, ये जो लेके जाने वाले ऑफिसर्स है महाराष्ट्र एटीएस के, उनकी पूछताछ हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए हाँ, मेरे जब ख्याल लेके से गए तो कहाँ हैं? हाँ, मतलब लेके गए तो कहाँ हैं वो? वापस घर क्यों नहीं आए? जाँच होनी चाहिए ना उन पुलिस अधिकारियों की। जांच होनी चाहिए। क्या उसका एनकाउंटर हुआ है क्या, हुँ, या कुछ कुछ अलग हुआ है उसके साथ, क्या हुआ है, वो तो उनके परिवार वालों को तो पता चले। जबलपुर जी, हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार उन संबंधित जो अधिकारी थे, उसको लेके जाने वाले पाटीदार को, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसा कोर्ट का आदेश था। अभी होता क्या है कि कोर्ट मध्य प्रदेश का है, पुलिस महाराष्ट्र की है। तो हुँ, पुलिस महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो उन पुलिस अफसरों के ऊपर कुछ कार्रवाई अगर करनी है तो होम डिपार्टमेंट की एक परमिशन जरूरी है। तो वो जी, परमिशन मिले, इसके लिए वो जो एसआईटी ने एक पत्र दिया था होम मिनिस्ट्री को, महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री को, जी। वो पत्र आज भी पड़ा है होम मिनिस्ट्री में। आज तक उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी है।
अभी तक कोई अनुमति नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई जाँच, कोई पता नहीं है कि वो अधिकारी कोई उनके जांच ऊपर नहीं, क्या कार्रवाई पड़ताल हुई और नहीं, वो उसमें से बहुत से अधिकारी प्रमोशन पे गए, कुछ रिटायर हुए, कुछ ऑफिसर्स के बच्चों के शाही विवाह समारंभ यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। और आज तक दिलीप पाटीदार का कोई अता पता नहीं। कुछ आता पता नहीं वो जिंदा है भी लेक या नहीं। लेकिन मुजावर ने जो दावा किया था मीडिया में आकर के कि जो है उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। उनका आरोप है कि 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, उसमें इन दोनों लोगों को मार दिया गया और उन्हें पीड़ित दिखा दिया गया कि अज्ञात पीड़ित लोग हैं ये, उनकी ये लाशें हैं, जबकि परिवार को नहीं दी गई। ये उनका दावा है। इस पे आप क्या कहते हैं? मुजावर की बात को आप कितना सही मानते हैं? और मुजावर ने एक बात और कही थी कि उसके ऊपर मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने का दबाव था। वो नागपुर गया और कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें कुछ गलत लगा। तो इस पूरे मामले को, मुजावर की बात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मुजावर की बात में कितनी सच्चाई है? या मुजावर ने जो आरोप लगाए हैं कि 26/11 में इन दोनों लोगों को मार दिया गया, मतलब वो जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी हमारी सरकारी एजेंसियां उन्हें जिंदा बता के भगा हुआ बता रही हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस देखिए, ये जो महबूब मुजावर बोल रहे हैं, वो ही कहते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर थे। पे? एटीएस तो अधिकारी इंस्पेक्टर रह चुके हैं। हाँ, तो अगर इतने बड़े पद पे रहे पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा जरूर नहीं कि उनको तुरंत 100% झूठा ठहराया जाए या 100% उनके ऊपर विश्वास किया जाए। हमारे यहाँ है ना सिस्टम, अगर किसी को आपत्ति है उनके बयान पर, तो हमारे पास सिस्टम है, उनसे पूछो, उनके पास कुछ सबूत होंगे वो ले लो। और अगर उनके पास सबूत है, वो कहते हैं उसमें कुछ तथ्य है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये ढूंढ निकालो और उसके ऊपर कार्रवाई करो। इतना तो हमारा शासन कर ही सकता है। जी। लेकिन उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को भी गिरफ्तार करने का उनके ऊपर दबाव था और उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे परमवीर सिंह और उनसे भी ऊपर के जो लोग थे वो लोग उनको भेजे थे पूरा इनको गिरफ्तार करने के लिए। तो पूरा साजिश के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उसके अलावा भी मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी, इन सबको गिरफ्तार करने की साजिश थी। हाँ, और दूसरी बात, अभी हाल ही में साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने भी ये बात बताई है कि उनके नाम लेने के लिए उनके ऊपर दबाव था, साध्वी जी के जी। ऊपर, कि उनके जी नाम ले वही। लो। जी। तो अगर साध्वी जी भी कहती है, पुलिस ऑफिसर महबूब मुजावर भी कहते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी एक एसआईटी महाराष्ट्र शासन बिठा सकती है कि ये सबके ऊपर एक एसआईटी बिठाओ। जो ये सब कह रहे हैं उनके पास क्या क्या सबूत है वो सब इकट्ठा करो और ढूंढ हाँ। निकालो किसके आदेश से ये हो रहा था, उसको शासन करो। नहीं तो ये जी। बातें रुकने वाली नहीं है। फिर से कोई उठेगा, चार हिंदुत्वनिष्ठों को किसी केस में डाल देगा, 20 साल बाद वो बरी हो जाएंगे, फिर मीडिया में प्रतिक्रियाएं आती रहेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। जो छूटे हुए हिंदुत्वनिष्ठ है वो अपने नसीब को दोष दे के चले जाएंगे। तो अगर यही करना है सालों साल, तो चाहिए क्यों सिस्टम फिर? कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम? मतलब ये है कि आज के समय में हिंदू आतंकवाद का जो नैरेटिव गढ़ा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस हिंदू घृणा में, हिंदुओं से नफरत में पूरा एक मुस्लिम आतंकवाद के पैरेलल एक हिंदू आतंकवाद खड़ा करने की कोशिश की, ताकि इसे जस्टिफाई किया जा सके कि दोनों तरफ के लोग आतंकवादी होते हैं और कोई घटना होती है तो उसमें हिंदुत्वनिष्ठों को शामिल कर दिया जाए, ताकि कोई ये आरोप न लगाए कि मुसलमान आतंकी होते हैं और मुसलमान ही ऐसा होते हैं और हिंदुओं को दोषी ठहराया जाए। और एक बात देखिए, ये सब जजमेंट आने के बाद बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि तत्कालीन सरकार जो थी वो हिंदू विरोधी थी, और भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए उस समय की सरकार ने ये सब किया वो किया और उनका पर्दाफाश। सब ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 7 लोग हैं जिन्होंने 17 साल
अपने माथे पे टेररिस्ट का स्टैंप लेके वो घूमे हैं समाज में। उनके परिवार वालों ने भी बहुत कुछ सहा है। केवल हिंदुत्वनिष्ठ होने के कारण अगर उनके साथ अभी ये बात पाकिस्तान में होती तो कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये उनके साथ होता है क्योंकि वो हिंदुत्वनिष्ठ है, तो मेरी ये मांग है कि ये सब किसने किया, किसके आदेश से किया, वो समाज के सामने आना चाहिए और जिन्होंने किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ही भविष्य में ऐसी बातें नहीं होगी, नहीं तो ये बार बार होने वाला है। विक्रम भावे जी, अभी जो एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें जो 2-3 बातें मोटी-मोटी कही गई हैं, उसमें ये सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि जो बाइक पर आरोप लगाया जा रहा है कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी और उसी बाइक के माध्यम से विस्फोट हुआ। एनआईए कोर्ट ने कहा है कि ये बात जो है विपक्ष साबित नहीं कर पाया कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा की ही थी। तो ये बाइक का पूरा साजिश क्या था, वो आप थोड़ा-सा बताएँ और लोगों को यह बताएँ कि ये बाइक के पीछे की पूरी षड्यंत्र क्या था? हाँ, अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो मैंने उन लोगों का चार्जशीट या सूचना के अधिकार में जो भी जानकारी उन्होंने ली थी, वो सब मैंने पढ़ा है। तो उसमें पुलिस का ही ये थ्योरी है कि जो बाइक वहां मिली, जैसे पुलिस का कहना है कि उस बाइक के ऊपर बम लगाया गया था। हुँ, तो पुलिस के ही कथा के अनुसार वो बाइक का जो इंजन और चैसी नंबर है वो नष्ट किया गया था पहले ही। जी, फिर पुलिस ही कहती है कि एक ऐसा एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे वो रिकवर किया जा सकता है। जी, तो वो प्रोसेस, वो भी 100% नहीं, कुछ मात्रा तक वो रिकवर किया जा सकता है कि क्या हुआ, क्या नंबर रहेगा। तो उस प्रोसेस में हमें जो मिला वो कुछ साधारण ऐसे नंबर से मिला था कि वो नंबर इंजन और चैसी नंबर की बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पे थी, तो इसलिए उनको हमने अरेस्ट किया। अब अच्छा। मैंने आज तक बहुत बार इंटरनेट पे सर्च किया है कि अगर समझो इंजन और चैसी का नंबर अगर कोई नष्ट कर देता है पूरी तरह से, तो हुँ, ये दुनिया में ऐसा कौन सा केमिकल है जो एक लोहे के ऊपर से नष्ट किया हुआ नंबर वापस हमको दिखा देता है? ऐसा कौन सा केमिकल है दुनिया में? हुँ, और कोर्ट ने भी ये बात कह दी है कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह की है। मूलतः यही बात साबित नहीं हो पाई है। और इसी आरोप में साध्वी प्रज्ञा सिंह को उन्होंने पहले बुलाया, फिर वहाँ से मुंबई लेके आए, मुंबई में फिर उनको प्रताड़ित करना शुरू किया और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको मांस खिलाया जाता था, उनको पोर्न वीडियोज़ अश्लील दिखाए जाते फिल्में थे। दिखाई गई, यही भी अस आरोप किया है उन्होंने। और उसके बाद उनसे प्रतिक्रिया पूछी जाती थी कि कैसा लग रहा है वीडियो? हाँ, और उन्हें बेल्ट चमड़े के बेल्ट से पीटा गया, उनकी हड्डियाँ टूट गई, आज भी वो परेशानी से गुज़र रही हैं। इसके अलावा एक और थ्योरी थी कि आरडीएक्स बहुत इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है कि आरडीएक्स का जो पूरी प्लानिंग थी वो सुधाकर चतुर्वेदी के घर पे हुई, ठीक है? उसकी भी लेकिन एक ये साबित नहीं कर पाए ना, एनआईए कोर्ट ने कहा कि आप ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि एनआईए सुधाकर चतुर्वेदी घर आरडीएक्स मिला था और उसी आरडीएक्स से ये विस्फोट हुआ है। तो उनको कैसे फंसाया गया, उसके पीछे का पूरा षड्यंत्र क्या था? अभी इसमें दो बातें हैं कि जी, सुधाकर चतुर्वेदी को फंसाने के लिए क्या हुआ था बताता हूँ। अब ये जो पुस्तक मैंने बताई, इसमें इस विषय पे एक स्वतंत्र प्रकरण है, चैप्टर है हुँ, स्वतंत्र, ओके, कि सुधाकर चतुर्वेदी देवळाली कैंप एरिया में रहते थे, नासिक के पास। वो आर्मी एरिया है, वहां उनकी रूम थी, वहां पे रहते थे और प्रचार प्रसार का काम करते थे, हिंदुत्व का, धर्म का। जी, उन्हीं के उनका बयान एज इट इज मैंने किताब में लिया है, क्योंकि वो भी मेरे साथ थे आर्थर रोड जेल में। 2 साल हम अच्छा, भी साथ रहे हैं, वो और मैं। तो एटीएस ने उनको फोन करके नजदीक के देवळाली कैंप के नजदीक एक पेट्रोल पंप है, वहां पे बुलाया। वहां वो अच्छा गए, पुलिस ने पेट्रोल पुलिस। पंप बुलाया, पुलिस ने पेट्रोल पंप बुलाया, थाने पे नहीं बुलाया? थाने पे नहीं बुलाया, महाराष्ट्र एटीएस ने पेट्रोल पंप के यहाँ बुलाया। और हुँ, अगर वो निरपराध है, उनको वो पता है मैं निरपराध हूं, तो वो क्यों डरे? अगर अपराधी होते तो पुलिस ने बुलाया तो वही से भाग जाते थे।
लेकिन वो गए। पुलिस ने उनका स्कूटर वहां पे पार्क किया और उनको उठा के अपनी गाड़ी में डाल दिया। वहीं से मारपीट मारपीट शुरू हुई उनकी। उनके पास जो भी चाबी घर की, स्कूटर की चाबी, लाइसेंस, पैसे, वो जो भी था कि जेब से निकाल लिया पुलिस ने। उसके कुछ दिनों बाद उनका रूम तो बंद था, क्योंकि उनको उठा के लेके गई थी पुलिस। कुछ दिनों बाद एक सस्पिशियस आदमी उनके रूम का ताला खोल के या तोड़ के जो भी उनके रूम में घुसा। चूंकि घुस अभी गया। देवलाली कैंप एरिया है तो वो मिलिट्री के अंडर आता है, तो वहाँ की सिक्योरिटी भी मिलिट्री की रहती है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर थे मेजर खांजोड़े, और उनके साथ थे सूबेदार पवार करके। तो उनको ये सब जरा थोड़ा संशयास्पद लगा, तो वो उनके पीछे अटपटा गए, लगा। क्योंकि ये जी। क्या चल रहा है वहाँ यहाँ पे। ये रूम तो इतने दिन से बंद है, अचानक कोई जिसको हम नहीं पहचानते ऐसा आदमी आता है, वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तो वो भी पीछे पीछे गए। देखा तो अंदर गए हुए आदमी ने अपने जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली, उसमें से कुछ पाउडर था उसमें सफेद वाला, वो घर में डाला चतुर्वेदी के। फिर एक कॉटन का ये लिया, कापूस जिसे बोलते हैं हम, कपास, और वो जमीन पे ये करके कॉटन स्वैप लिया उसने, वो थैली में डाला, जेब में डाला, और पीछे मुड़ा, देखा तो ये दोनों खड़े थे। तो वो डर गया। उसने कहा, मैं एटीएस का ऑफिसर हूँ, बागड़े नाम है मेरा, और मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके कहने पे मैं ये सब कर रहा हूँ, कृपा करके आप किसी को बताइए मत। और वो भाग गया वहां से। अभी और देखो आगे, जब भी कर्नल पुरोहित को अरेस्ट होने के बाद, वो तो आर्मी अफसर थे। ऐसे तो हाँ। कोई डिपार्टमेंट उनको इस ऐसे तुरंत किसी अपने आदमी को सस्पेंड नहीं करता है, आर्मी और नहीं, वो कोई भी सरकारी और डिपार्टमेंट। वो रिटायर्ड नहीं बल्कि कार्यरत थे। कार्यरत थे। तो कोई भी सरकारी अधिकारी को क्रिमिनल इसमें अरेस्ट होता है तो पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है, ऐसे तुरंत हाँ। उसको निकालते नहीं। तो कर्नल पुरोहित साहब का भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू था। उस इंक्वायरी के टाइम मेजर खांजोड़े और सूबेदार पवार ने जो भी देखा था वहां पे रूम में होते हुए, वो सब गवाही वहां आके दी है उन्होंने, और आज भी रिकॉर्ड पे है। तो जी। सुधाकर चतुर्वेदी के घर में बम बनाया गया, ये ऐसा थ्योरी, हाँ, वो सब प्रूव करने के लिए यहाँ तक किया गया कि उनके रूम में जाके आरडीएक्स डाल के उसका कॉटन स्वैब लेके। लेकिन भगवान की कृपा है कि वो देखने वाले वो दोनों थे, मेजर खांजोड़े और सूबेदार पवार, और उन्होंने बिना डरे वो गवाही दी है कि हमारे सामने ऐसा हुआ है चतुर्वेदी के घर में। दूसरी बात बताता हूँ, सुधाकर चतुर्वेदी ने मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लेबोरेटरी में सूचना के अधिकार में अर्जी की थी, और 11 अक्टूबर 2008 को उनका 2008 ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ था कलीना में। उसका रिपोर्ट मांगा था उन्होंने। वो रिपोर्ट उनको सूचना के अधिकार में मिल गया, वो आज भी उनके पास है। उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि 11 अक्टूबर 2008 को सुधाकर चतुर्वेदी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट में उनको ज्यादातर सवाल मालेगांव ब्लास्ट केस और कर्नल पुरोहित के बारे में ही पूछे गए। वो रिपोर्ट है, आज भी उनके पास है। अभी गड़बड़ देखो, जी। सुधाकर चतुर्वेदी को मालेगांव ब्लास्ट केस में पहली बार कोर्ट के सामने आरोपी के तौर पे खड़ा किया गया 20 अक्टूबर 2008 को। अगर इसका मतलब 20 तारीख को वो अरेस्ट हुए हैं मालेगांव केस में, अगर सुधाकर चतुर्वेदी मालेगांव केस का आरोपी 20 अक्टूबर 2008 को बना, तो 11 तारीख को ब्रेन मैपिंग कैसे हुई? किसके कहने पे हुई, क्यों हुई? इसका मतलब 11 तारीख के पहले से ही चतुर्वेदी पुलिस की कस्टडी में थे, लेकिन उनको 10-12 दिन कोर्ट के सामने खड़ा ही नहीं किया। तो वो अवैध कस्टडी होती है। कानून की परिभाषा में इसे किडनैपिंग बोलते हैं। अभी ये सब बातों की जांच कौन करेगा? कि किसके कहने पे हुआ, किसने ये सब पूरा प्लानिंग किया, पूरी वो तो स्क्रिप्ट समाज किसने के लिखी, पूरा सामने आने दो, मास्टरमाइंड कौन था? कौन था, किसके कहने पे ये सब हो रहा था, किसके कहने पे उसको उठाया गया, किसके कहने पे उसके घर में आरडीएक्स डाला गया, किसके कहने पे 11 तारीख से पहले उसको
अपनी हिरासत में लेने के बाद भी 20 तारीख तक उसको कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा किया गया? क्या या ऐसा तो नहीं था कि इसका भी एनकाउंटर कर दो? कुछ हाँ, कारणों से वो नहीं हो पाया, इसलिए चलो जाने दो, अभी इसको कोर्ट के सामने खड़ा, वो ऐसा तो नहीं हुआ है। क्या हुआ है असल में, ये तो समझ हिंदू समाज के सामने आना चाहिए, कौन लाएगा? अच्छा, ये हो गया आरडीएक्स का मामला, ये हो गया बाइक का मामला। लेकिन 26/11 का जो घटना होता है, 26/11 का जो आतंकवादी हमला होता है, जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं हमारे देश में, 2008 और उससे पहले से पूरा प्रकरण चल रहा था। ठीक है। हिंदू आतंकवाद, कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, उन्होंने बम विस्फोट किया मस्जिद के सामने और इतने लोग मारे गए। तो ये तो हमारे यहाँ चल ही रहा था कि हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव। लेकिन जो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, वो हिंदू क्यों बन के आए? और ये आइडिया उनको किसने दिया कि टीका लगा के, लाल कलावा धागा बांध के, हाथ में पहन के, हाँ, और ऐसे जाना है? हिंदू पहचान पत्र आईडी कार्ड उनके पास कैसे आया? और ये भी देखो ईश्वर की कृपा कि वो कसाब जिंदा मिल गया, इसलिए ये सब सामने आया। अगर वो भी मर जाता तो तब तो पूरा प्लानिंग बहुत हो बड़ा। चुका था। भगवा आतंकवाद का 26/11 का हमला आरएसएस ने करवाया, ऐसे ऑलरेडी बहुत लोग लिख चुके हैं और बोल भी चुके हैं। वही अगर हम पूरा घटनाक्रम देखें कि पहले ब्लास्ट होता है, फिर उसमें हिंदुत्वनिष्ठों को उठाया जाता है, उसके बाद साध्वी को, सेना के अधिकारी को, और जो हिंदुत्वनिष्ठ प्रचारक थे उन सबको, यहाँ तक कि मोबाइल की दुकान वालों को और अपना काम करने वालों लोगों को उठा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये इंटरनल चीजें हैं। लेकिन विदेश से भी जो लोग घटना करने आ रहे हैं इंडिया में, भारत में, वो भी इसी कड़ी के लग रहे हैं देखने पर, जोड़ने पर। तो समझ में आ रहा है कि ये किसी एक आदमी का दिमाग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बरोबर। जिस तरीके के घटनाक्रम भारत में हो रहे हैं, वैसे घटनाक्रम विदेश से होकर के भारत में आके घटित हो रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद एक किताब पब्लिश हो जाती है, हिंदू टेरर। इतनी जल्दी घटनाक्रम में किताब कौन लिख देगा? बराबर। इसी तरह से एसएम मुशरिफ करके है, महाराष्ट्र में एनसीपी के एक एमएलए है, हसन मुशरिफ, कोल्हापुर में। उनके वो भाई है एसएम मुशरिफ, शमसुद्दीन मियालाल मुशरिफ नाम है उनका। वो बहुत बड़े जी, ऑफिस आईपीएस ऑफिसर रहे, बहुत बड़े पोस्ट जी। पे रहे हैं। 26/11 का हमला होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी भी एक किताब पब्लिश होती है, हु किल्ड कर करे। उसमें वो थियरी क्या देते हैं कि पाकिस्तान और कसाब ने, पाकिस्तान से वो आतंकवादी आए ही नहीं है, ये हमला आरएसएस ने किया है। तो एक अच्छा, ध्यान में क्या आता है कि क्या पुस्तक लिखना पहले से तो नहीं आरंभ हुआ था? वही बात है ना। कि ये हमला होते ही 1-2 महीने के अंदर ये किताब भी आनी चाहिए, तो ये हिंदू विरोधी नैरेटिव स्टेप बाय स्टेप हिंदुस्तान में ये लेकिन करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है विक्रम भावे जी, कि हेमंत करकरे को आतंकियों ने मारा, या फिर उनको जानबूझ के इस पूरे घटनाक्रम में शहीद दिखाने के लिए या कुछ छुपाने के लिए मारा गया? क्योंकि हेमंत करकरे मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर के बाकी लोगों की जांच तफ्तीश कर रहे थे वो, लेकिन वही घटनाक्रम वहां होता है और हेमंत करकरे वहां जाते हैं और उतने कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि जैसे लगता है कि आतंकवादी उन्हें मारेंगे ही नहीं, और बिना जैकेट, लाइफ जैकेट पहने हुए वो चले जाते हैं। उनके साथ ऐसा हो जाता है, दुखद घटना। लेकिन उनके निधन से कुछ चीजें ऐसी थी जो छुप गई, जो साजिश का खुलासा नहीं हो पाया। अगर वो होते तो जरूर उनकी बात सामने आती और ये समझ में आता कि नहीं, ये दोनों घटना एक ही आदमी की देन है। ये भी छुपाने की कोशिश की गई होगी कि हेमंत करकरे शायद मुंह खोल दें। हाँ, ये भी हो सकता है कि आज तक जो उस तरफ से जो आरोप हो रहे हैं कि हेमंत करकरे ने हिंदुत्वनिष्ठ वो मालेगांव केस में पकड़े और वो हिंदुत्व का, हिंदू टेरर का बुर्का फाड़ा, इसलिए उनको समाप्त किया गया, ये न वो। आपने जो बताया वो भी एक शक्यता है कि शायद 26/11 और मालेगांव ब्लास्ट दोनों का हमारे यहाँ के ही कथित सेक्युलरों का
और पाकिस्तान का कुछ ऐसा संबंध हो जो करकरे को पता था, इसलिए हाँ, उनकी, हाँ उन्हें ये भी इसलिए, पता हो कि शायद मुंह खोल दे वो। हाँ, तो इससे अच्छा ये जिंदा ही नहीं रहे, अच्छा है उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। वही चीज है, हम यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी पे। सही कल है। को हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करने आ जाए, लेकिन हमारा यही कहना है कि नहीं देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, करकरे साहब के साथ सालस्कर और कामटे, ये दोनों ऑफिसर भी जी, मरे थे। जी, तो अशोक कामटे जी की पत्नी ने, जी। जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी एक पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है, या अभी अच्छा, उन्होंने अभी भी? बाद में विड्रॉ की है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने वो की थी इसके बारे में मुझे पता है, और वो भी मांग कर रही है कि इसकी जी, जांच होनी चाहिए कि किसने और क्यों भेजा उनको वहां पे, आधी जानकारी देकर। अभी वो पिटिशन है, पेंडिंग है या विड्रॉ है, ये तो पता नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन अगर पेंडिंग है तो उसके ऊपर कब और क्या होगा, ये भी जरा देखना चाहिए, मतलब होगा भी नहीं या उत कुछ। जी, लेकिन वही चीज़ है कि जिस तरीके से पूरे इस मामले को हिंदू आतंकवाद नैरेटिव को लेकर के कांग्रेस ने पूरा प्रचार किया, चुनाव जीते और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पूरा माहौल बनाया। लेकिन आज जब एनआईए का फैसला आ गया और लोग सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं, तो संसद के बाहर राहुल गांधी से जब पूछा गया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज फैसला आ गया, तो उनकी बहन उनके कान में कुछ बोलती हैं। उसके बाद वो जवाब देना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि आप मुद्दे को मत भटकाओ, और ये इस मामले को मुद्दे को ना भटकाओ कह रहे हैं, और फ़लस्तीन और तमाम लोगों के लिए ये संसद में बयान देने लगते हैं, और अपने देश के घटनाक्रम पे जब बोलने होता है कहते हैं मुद्दे को मत भटकाओ। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या है अभी इस पे क्या कहेंगे, जनता सज्ञान है, वो देख के ही पता चलता है। गाजा में कुछ हो रहा है उसकी चिंता उनको है, हुँ। हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है उसकी चिंता नहीं है उनको, क्या और बोले अभी ऐसे। अभी अभी एनसीपी के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, वो कांग्रेस के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि भगवा हमारी शान है, हिंदू हम हैं, हिंदू आतंकवादी मत बोलिए, भगवा आतंकवादी मत बोलिए। ये कौन कह रहा है? कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का नाम दिया। और आज जब फैसला आ गया तो कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद मत बोलिए, सनातनी आतंकी बोलिए। देखिए, मैं इस उनके इस स्टेटमेंट को किस एंगल से देखता हूँ बताता हूँ। ये जो सब लोग हैं ना, ये हमारे प्रभु श्री राम का अस्तित्व नकारने वाले लोग हैं। हमारे प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र कहने वाले ये लोग हैं। हिंदुस्तान के, भारत के सभी जो मूलभूत सोर्स है, रिसोर्स, उनके ऊपर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ऐसा इस कहना है। धारणा में, हाँ, ऐसी धारणा जिस पार्टी की है, उस पार्टी से ये लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी हमें समझ में लेनी चाहिए। जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि भारत का नाश किया है सनातन धर्म ने। जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि सनातन धर्म जैसा इस देश में कुछ था ही नहीं। जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए सनातन ने मना कर दिया था, और वो अपने आप को हिंदू भी बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यहाँ ये देखने वाली है कि ये राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग करते हैं, जितेंद्र आव्हाड हिंदू और सनातन को अलग करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं। अभी क्या, लेकिन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये सवाल तो हमारे मन में है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इतने नासमझ है, ये इनके यही विधानों से भी पता चलता है। अपने वोट लेकिन बैंक दूसरी को। तरफ हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है कि ये भी एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा है। हाँ, हिंदुओं का बुद्धि भेद करना, यही इनका उद्देश्य है। आप, कंफ्यूजन क्रिएट करना। हाँ, आप एक 10 साल पहले की इन्हीं लोगों के स्टेटमेंट देखिए। तब ये कहते थे शिवाजी महाराज की सेना में 20% मुस्लिम थे। हम्म। 4-5 साल पहले के स्टेटमेंट देखिए, वो कहते 30% है।
और अभी गए साल भर के अंदर के स्टेटमेंट देखिए, अभी वो कहते हैं 50% मुस्लिम थे। तो ये किस तरफ जा रहा है कि शिवाजी महाराज मुस्लिम की बढ़ते सेना गए। में 100% मुस्लिम थे। आगे जाके ये हाँ। भी बोल सकते हैं शिवाजी महाराज खुद मुस्लिम थे। पता नहीं इन लोग क्या बोल सकते। हिंदुओं से हमें अपील करनी चाहिए कि ये नैरेटिव वॉर का हिस्सा है। तो इनका प्रतिवाद कानून की भाषा में जब भी ऐसा कुछ कहे तो हमें तुरंत उसका प्रतिवाद करके उन्हें रोकना चाहिए। अभी साउथ के एक्टर हैं कमल हासन, वो नाम से तो हिंदू हैं लेकिन काम, विचार और परिवार से, समाज से, सभ्यता से तो हिंदू नहीं लगते। उन्होंने एक बयान दिया है कि शिक्षा अपनाइए और शिक्षा से तानाशाही और सनातन की बेड़ियां तोड़िए। उन्हें सनातन जो है बेड़ियां लगता है, वो तोड़ने की बात करते हैं। और उसी शिक्षा से जो वामपंथियों की बात करता है और जो सेकुलरिज्म की बात करता है, उस शिक्षा से सनातन की बेड़े तोड़ते हैं। और वो जब उन्हें पैसा कमाना होता है, फेम कमाना होता है, तो भगवान विष्णु के दशावतार पे दशावतारम फिल्म बनाते हैं, तब उन्हें धर्म की बेड़ियां नजर नहीं आती। आज जब वो नेता बन गए, राज्यसभा पहुंच गए डीएमके के माध्यम से, जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता, करुणानिधि और एम के स्टालिन, उसके सपोर्ट से जब वो राज्यसभा पहुंच गए, तो हिंदुओं को और तमाम लोगों को कह रहे हैं कि तुम शिक्षा अपनाइए और सनातन की बेड़ियां तोड़िए। सनातन की बेड़ी तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं साउथ के दक्षिणी भारत के परिप्रेक्ष्य में? सबसे पहले तो हमें मैं हिंदू समाज से अपील करूंगा कि सनातन इस शब्द का अर्थ ही यह है कि नित्य नूतनः इति सः, मतलब जो कभी पुराना नहीं होता, जो हमेशा नित्य नूतन ही रहता है, मतलब काल की इसमें वो चलता है आगे, अपने पुराने मुद्दों पर अड़ा नहीं रहता, उसी को सनातन कहते हैं। अभी कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जो जो देश की बाउंड्रीज रहती है वो तो इंसान ने बनाई है ना। अभी जी। समझो दो देश है, उसके बीच में एक बाउंड्री है, वो इंसान ने बनाई है। ये एक देश में जो इसको हम क्या बोल, जुआ जुआ, हम्म। तो एक देश में जुआ गैर कानूनी है, बाजू हम्म। के देश में जुआ कानूनी अपराध नहीं है, खेल है। हम्म। उसको मान्यता है। हम्म। अभी एक ही जमीन के दो टुकड़े जिसके ऊपर लाइन इंसान ने बनाई है, वो हम्म। लाइन के इस तरफ जुआ कानूनन अपराध है, यहाँ पे वो चलता है, कानून उसको मान्यता देता है। हम्म। तो अभी यही अगर हम सनातन धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो सनातन धर्म ये कहता है कि वो जो लाइन है, बाउंड्री, वो हम्म। इंसान ने बनाई है। सनातन धर्म हम्म। पूरी पृथ्वी के लिए लागू है। तो अगर हम्म। सनातन धर्म के अनुसार जुआ पाप है तो सब जगह पाप है। तो सब जगह पाप है। तो ये धर्म की विशेषता है। कानून किसी एक छोटी सी जगह के लिए होता है, धर्म पूरी हम्म। पृथ्वी के लिए होता है। और सनातन धर्म में ऐसा ऐसी बातें नहीं है, जुआ खेलो कुछ नहीं होता, शराब पियो कुछ नहीं होता, जो गलत है वो गलत है। और सनातन जी। धर्म की ये विशेषता है कि वो समय के साथ चलता है। तो सबसे पहले जी। सनातन का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, ये जानना चाहिए। और कमल हसन जैसे लोग जानबूझकर अगर ये कह रहे हैं तो उनको भी बताना चाहिए कि भाई ऐसा मत करो। और अगर उनको ही मतलब अज्ञानवश वो ये सब कह रहे हैं तो हमें उन्हें ज्ञान देना चाहिए कि सनातन क्या लेकिन है। जी, ये ज्ञान अज्ञानतावश कह रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि ये लोग किसी और रिलीजन, मजहब पे ऐसे बयान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ऐसा दिए तो सबसे पहले तो सनातन से जुदा हो जाएगा। क्योंकि हिंदू, कुछ भी बोल लो, हिंदू उनका सनातन से जुदा करने नहीं जाएगा। उन्हें ये बात पूरा भरोसा है। इसीलिए वो किसी और रिलीजन या मजहब पे ऐसी टिप्पणी करने से वो हमेशा बचते हैं, जबकि उसमें लाख बुराइयां हैं, लाख बल्कि करोड़ों और बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी मैंने वो नहीं बोलते आज कुछ। आज भी कुछ खुद को सेक्युलर पुरोगामी कहने वाले आज भी लोग अपने एक्स हैंडल पे लिखने के लिए कुछ नहीं होता है कभी किसी दिन, तो वो सती प्रथा के ऊपर टिप्पणी करते हैं एक्स पे। सती मतलब प्रथा कुछ नहीं बंद बचा हो, तब। हाँ आज लिखने के लिए कुछ नहीं है। तो हिंदू धर्म में सती प्रथा कितनी बुरी प्रथा थी भाई,
सती प्रथा बंद होके 100 साल होने को आए अभी। अगर इतना ही मानवतावादी खुद को कहते हो, तो हलाला, बुरखा, खतना निकाह जैसी चीजें आज भी शुरू है। तो हिम्मत है तो लिखो, बोलो उसके ऊपर। नहीं बोलेंगे ना, उसमें बुराई नहीं है। हाँ, वो तो उसी को सेकुलरिज्म मजहब कहते हैं। मजहब मजहब है, वो तो छूट है, वो तो देन है। उस और पे खुद कहेंगे तो को सरता सेक्युलर, सरता से जुदा हो अगर जाएगा ना। हाँ खुद का सेक्युलरिज्म पुरोगामित्व सिद्ध करना है, तो आजकल सबसे आसान चीज है हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदुत्व निष्ठों को गाली दो, आप 1 मिनट में आप सेक्युलर बन जाते। सेकुलर बन जाते हैं, प्लस मीडिया का भी फ्रेम मिल जाएगा आपको, हाईलाइट हो हाँ, जाएंगे, आपको जो नहीं जानता तो वो भी जान जाएगा। वो भी जान जाएगा। अब एमके स्टालिन के बेटे को, उदयनिधि स्टालिन को कौन जानता था? उसने बयान दिया सनातन को लेकर के, मलेरिया डेंगू बोल दिया, बस पूरे साउथ से लेके फेमस नॉर्थ हो तक की गया। मीडिया कवरेज हो गई, और अगले कुछ दिनों बाद वो मंत्री भी बन गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए कि मैंने, अब हमने पहले चर्चा में जो बात कही कि सिस्टम उनका है, उसका एक हम्म उदाहरण बताता हूं आपको। ज्ञानेश महाराव करके महाराष्ट्र में एक खुद को विचारवंत समझने वाला एक आदमी है। हम्म उसने स्वामी समर्थ के ऊपर बहुत अश्लाघ्य टिप्पणी की। हम्म उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में 2 एफआईआर दर्ज हुए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ही नगर या औरंगाबाद या बॉर्डर पे एक मंदिर है, संस्था है, उसके महंत रामगिरी महाराज है। उन्होंने हम्म मोहम्मद पैगंबर जी के ऊपर एक टिप्पणी की। अभी वो टिप्पणी हम्म करने वाले वो पहले नहीं है, हम्म सैकड़ों मौलवी लोग बोल चुके हैं वो बात, वो यूट्यूब पे है आज भी। वही बात अगर रामगिरी महाराज ने कही तो महाराष्ट्र में उनके ऊपर 52 एफआईआर दर्ज हुए, 52। हाल सिर्फ की बात है। एफआईआर ही नहीं, सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं हुए, मुसलमानों ने पूरा रोड जाम कर दिया, उत्पात मचा दिया, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। और तो हम ये जो, सांसद है इम्तियाज करके, जो रह चुका है हाँ, सांसद, उसने तो पूरा आतंक मचा दिया था, रोड शो कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगाया था। और उस तो रामगिरी महाराज का सर्तन से जुदा के नारे लगा रहे थे ये लोग। नारे लगे थे। और क्योंकि वो हिंदू संत है, और कोई ज्ञानेश महाराव शरद पवार जी के साथ स्टेज पे बैठा है, उसी स्टेज पे वो स्वामी समर्थ के ऊपर अश्लाघ्य टिप्पणी करता है, प्रभु श्री राम जी के ऊपर अश्लाघ्य टिप्पणी करता है, उसके खिलाफ कुछ दो नहीं एफआईआर बोलेंगे। दर्ज होते। अरे, जब वो एनसीपी के नेता शरद पवार के साथ बैठा है तो उसपे उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और इस कुछ नहीं हिंदू बोला। आतंकवाद नैरेटिव में जितना योगदान कांग्रेस का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान शरद पवार और एनसीपी का रहा है। उन्हीं के तो होम मिनिस्टर थे उस टाइम। तो ये पूरा प्रकरण, ये पूरा जो चल रहा है समाज में, हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को लेकर टारगेट किया जा रहा है, हर रोज कोई ना कोई नया बयान दे करके फेमस हो रहा है, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हिंदू अपने नियम कानून संविधान के हिसाब से चलने की बात करता है, कभी कोई उत्पात नहीं मचाता। अभी आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ जी का जो ज्ञानवापी का सफाई हुआ था, तो लोगों ने शिवलिंग को न जाने क्या क्या बोला, लेकिन इनके ऊपर किसी के सर्तन से जुदा नहीं हुआ। लेकिन एक बयान नुपुर शर्मा जी ने दिया, और उस बयान को सपोर्ट करने के आधार पे दो जिहादियों ने, एक नागपुर में उमेश कोल्हे जी, और जो वहां पे उदयपुर में तेली और क्या नाम उनका, दर्जी का हत्या कर दी, और सीधा वीडियो कॉल भी किया, वीडियो वीडियो बनाकर वायरल भी किया। लेकिन आज उन लोग को अभी तक सजा नहीं हुई, 3 साल होने को आ गया। और जब उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक फिल्म बनती है, पूरी मूवी बनती है, उस पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम संगठन आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पूरा पिटीशन दायर करते हैं और रोक लगवा देते हैं। सोचो, मतलब जिन्होंने घटना किया, वीडियो वायरल किया, उन पे कार्रवाई नहीं, उनके लिए नहीं सजा मांग कर रहे, लेकिन जो फिल्म दिखा रहा है सारे घटनाक्रम को, उसको रोकने के लिए ये लोग इतना और यही कार्यक्रम कर रहे यही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पे जोधा अकबर नाम की एक फिल्म आई थी, जिसका डायरेक्टर खुद कहता है कि इसमें वास्तव 30% है, 70% मेरी कल्पना है।
उसमें अकबर को हीरो बताया जाता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर विपरीत परिणाम हो सकता है उसका, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर कश्मीर फाइल फिल्म आती है जिसमें जो वहां घटित हुआ है वो दिखाया है, उसको, उस फिल्म को विरोध करने वाले यही लोग हैं। मतलब हिंदुओं के पर अत्याचार कश्मीर में होते हैं तो वो होने दो, लेकिन उसके ऊपर बोलो मत। हिंदुओं ने बोलना नहीं चाहिए उसके खिलाफ। एक चीज और देखो, अभी हाल फिलहाल की घटना है, छत्तीसगढ़ में दो नन थी, उनके ऊपर मानव तस्करी का आरोप था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि उनको छुड़ाने के लिए नॉर्मल कोई गया होगा? नहीं, उनको छुड़ाने के लिए नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक ने अपील कर दी। और संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे दो नन के लिए। हमारे यहाँ न जाने कितने हिंदुत्वनिष्ठ अभी तक जेल में हैं, दारा सिंह जैसे लोग, इसमें उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। इसमें मैंने एक उदाहरण दिया है। असम में एक हॉस्पिटल, बस स्टैंड, ऐसे कई जगहों पे ब्लास्ट हुए थे। वो ब्लास्ट ख्रिस्ती बोडो नक्सली संगठन है, जी। ख्रिस्ती बोडो। तो उसके जो प्रमुख है उसको पकड़ के जेल में डाला गया। कुछ दिनों बाद उसने कोर्ट में शपथ पूर्वक लिख के दिया कि मैंने मेरे आदमियों को कहा है कि आगे से ऐसी घटनाएं न करे, शांतता से रहे, और इस आधार पर मतलब आगे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए जमानत दे दो। तो उसको जमानत मिल गई है। मतलब वो ख्रिस्ती बोडो आतंकी संगठन का प्रमुख दूसरे साइड पे मान्य भी करता है कि ये हमने किया है लेकिन आगे ऐसा नहीं करेंगे। उसको जमानत मिली है कामरूप न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। हमारे न्याय की विडंबना है। इसलिए मैंने मेरे पुस्तक में दूसरे ये भी लिखा है कि आजकल कोर्ट में निर्णय मिलता है, न्याय नहीं मिलता। फैसले आते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के सनातन संस्था, हिंदू जन जागृति समिति और तमाम हिंदुत्वनिष्ठ क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं और हम अपने इस डिस्कशन को अब अंतिम की तरफ ले जा रहे इसकी हैं। इसके ऊपर तो उपाय यही है कि लोगों में इस विषय में जागृति करना आवश्यक है। कि कई बार क्या होता है ना कि ये हमारे ऊपर आया हुआ संकट है यही नहीं लगता। हम संकट हाँ, के खिलाफ तभी खड़े होंगे जब हमको जब लगेगा कि हमारे ये ऊपर। संकट है। लेकिन जब पता ही नहीं ये संकट है तो उसके खिलाफ खड़ा होना तो दूर की बात है। लेकिन उसके लिए जागृति आवश्यक है। हिंदू समाज को ये बताना चाहिए कि भाई ये पूरी दुनिया में यही एक देश बचा है अपने लिए, यहाँ से भी भगाने की कोशिश चल रही है। तो हम कोई आतंकी नहीं है। आज तक का इतिहास है, हिंदुओं ने खुद उठ के किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। अपनी लेकिन सुरक्षा में हमेशा कदम उठाया है। हाँ, और जिस राज्य घटना कॉन्स्टिट्यूशन का बार बार हवाला देके बोलते हैं सब पुरोगामी और सेक्युलर, तो क्या हाँ, वो फैलाते हिंदुओं हैं, को खुद का ऐसे बचाव करने किताब की लाए। अधिकार? हाँ, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन हम हिंदुओं को खुद का और खुद के धर्म का बचाव करने का अधिकार नहीं देता है? तो हिंदुओं में ये इसी बात की जागृति करनी चाहिए कि भाई हम आतंकी नहीं है, ना कभी थे। हम उठ के किसी के ऊपर आक्रमण करने नहीं जाएंगे, लेकिन हम खुद का बचाव कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। इसी तरह की परिस्थिति रही तो आने वाली 3-4 पीढ़ियों के बाद पता नहीं हिंदू जन्मे गया नहीं है इस देश में। तो आज हमने जो आपसे बातचीत की, बहुत सारी ऐसी जानकारी हमने इकट्ठा करी, आपने बताई हमको कि जो मीडिया में भी नहीं है, हमारे हिंदू निष्ठों को क्या-क्या यातनाएँ सहनी पड़ी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ नया, कुछ नई कहानी, कुछ नई चीज़ें लेकर जरूर आएँगे। जरूर हमारे साथ बन रहिए। जरूर। नमस्ते। नमस्ते।